सिलेबस कंप्लीट करना एक अलग चीज होती है और उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्स को अप्रोच करना, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो जो 20 बचे वो भी टीचर से कैसे लेने हैं, इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में भी थोड़े से आइडियाज दूंगी। ग्रामर में मेनली 5 टॉपिक्स है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 है, लेकिन ये 5 आपकी जान ले जाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे मॉडल्स में कंफ्यूज रहते हैं, काफी बच्चों के टेंसेस ही क्लियर नहीं है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं एंड 2024 के बोर्ड एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूछिए कैसे? क्योंकि ये जो पहाड़ जैसा इंग्लिश का सिलेबस है ना, इसको मिनिमाइज कैसे करना है, इजीली इसको कंप्लीट कैसे करना है, और इसके बेस पे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, देखो ध्यान दो, सिलेबस कंप्लीट करना एक अलग चीज होती है और उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्स को अप्रोच करना, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे फुल मार्क्स टीचर से ग्रैब करने हैं, ये सारी चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सब कुछ मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। एग्जाम जो है वो आपका 100 मार्क्स का है, 80 मार्क्स आपके रिटन एग्जाम से आपको मिलने वाले हैं, तो जो 20 बचे वो भी टीचर से कैसे लेने हैं, इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में भी थोड़े से आइडियाज दूंगी। बिकॉज मैं 10 इयर्स टीचिंग कर चुकी हूँ, 10th के बोर्ड एग्जाम की कॉपीज को चेक कर चुकी हूँ, तो मैं वही आइडिया आपको थोड़ा सा दूंगी कि टीचर की साइकोलॉजी के साथ में आपको कैसे मैच करना है, लेवल अप करना है, राइट। चलो तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि आपके सामने जो चैलेंज है वो क्या है। जब भी हम किसी वॉर में जाते हैं या किसी एग्जाम को अप्रोच करते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अपना टारगेट बना, राइट। क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने इस एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि अभी जो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर बनाएगा ना, वो अभी आज से 3-4 साल पहले वाले क्वेश्चन पेपर्स नहीं है। लास्ट ईयर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इतना आर्टिस्टिक पेपर बना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। लॉजिकली बहुत अच्छा पेपर था, जो मुझे लगता है क्लास 10th की स्टैंडर्ड का था। इससे पहले तो बहुत इजी पेपर आया करते थे, आई वुड से। तो ये जो पेपर है ये बहुत स्टैंडर्ड होने वाला है आपका इंग्लिश का, ध्यान देना। इसीलिए एक चैलेंज का अपना लिस्ट बनाओ, देखो कहाँ कहाँ क्या क्या कवर करना है, और अकॉर्डिंगली हम लोग अपने एग्जाम सिलेबस को टारगेट करेंगे, कंप्लीट करते जाएंगे, राइट। सो सबसे पहले हमारे पास में क्या चैलेंज है बच्चों? सबसे पहले यस ऑफ कोर्स हमको करने हैं इंग्लिश लिटरेचर के 28 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। 28 चैप्टर्स टोटल हमारे पास में है, राइट। कहां से कितने हैं, फर्स्ट फ्लाइट के कितने हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के कितने हैं, अभी एक एक करके आपको सब बताऊंगी, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी बताऊंगी। ग्रामर में मेनली 5 टॉपिक्स है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 है, लेकिन ये 5 आपकी जान ले जाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे मॉडल्स में कंफ्यूज रहते हैं, काफी बच्चों के टेंसेस ही क्लियर नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस ऐसे आने लगे हैं कि बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना भी पढ़ के जाओ नहीं सॉल्व हो पाता। सही बोल रहे हो ना। लेकिन यही चीज मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना कैसे है, डोंट वरी। इसके बाद में राइटिंग सेक्शन में आपके क्या है, 2 टॉपिक्स है बच्चों। राइटिंग सेक्शन आपके 2 तरीके का आएगा, लेटर राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ। लेकिन क्या ये इतना इजी है? हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, अगर सही ट्रिक्स फॉलो करोगे, अगर टिप्स जो मैं आपको बता रही हूँ उनको फॉलो करोगे, तो ये भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। रीडिंग सेक्शन में 2 टाइप्स है, केस बेस्ड स्टडी आता है और आपका नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चंस की अप्रोच को समझ गए ना, जो क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वो कैब तो आती ही आती है, वोकैबुलरी तो पूछते ही है, इसके अलावा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, पिक्चर कंपोजिशन की तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी कुछ है पढ़ने के लिए। लेकिन हम लोग अगर रिवीजन अच्छे से करते हैं और साथ साथ सिलेबस को कवर करते जाते हैं, तो ये सब कुछ हलवा हो जाएगा। तो चलो मैं आपको एक एक करके ये सारी चीजें बताऊंगी। देखो आपके जो क्वेश्चंस है ना, वो एक तो आपके ऑब्जेक्टिव और एक आपके सब्जेक्टिव, 2 तरीके के क्वेश्चंस होंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सब कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाला है। सीबीएसई बोलता है 40 से 50% क्वेश्चंस हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपको देंगे। क्या होता है कॉम्पिटेंसी? बेसिकली आपकी एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, आप इतने योग्य है कि नहीं कि आप 10th को पास करके 11th में जा सके। इंग्लिश को बहुत सारे बच्चे बहुत नॉर्मली ले जाते हैं ना, फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं कि ठीक है सिलेबस है हो जाएगा। नहीं बेटा, इंग्लिश का सिलेबस आपको स्कोरिंग बनाता है आपके मार्कशीट को, राइट। आप अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर लेंगे तो आपका ओवरऑल परसेंटेज वैसे ही अच्छा हो जाएगा। तो जितनी मेहनत आपको मैथ साइंस में करनी है, उसकी आधी मेहनत में इंग्लिश हो जाएगी और उससे ज्यादा नंबर देके जाएगी। तो यहाँ पे स्कोर बढ़ाने के लिए फोकस करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। एक हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चंस, एक हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चंस, एक हो गया आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कितने बच्चों को ऑलरेडी समझ में आ गया
गया है कि ये क्या होता है? अगर वीडियो देख रहे हो तो अभी के अभी बताना शुरू करो। क्या आपको पता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? सीबीएसई ने जो आपको सिलेबस दिया है वहां जाके देखो कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, आपको आइडिया हो जाएगा। चलो तो फिर अभी इस सिलेबस को थोड़ा और खोल लेते हैं। लिटरेचर के जो 28 चैप्टर्स है आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट प्रोज, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट की पोम 10 पोम है, 9 चैप्टर है। फुटप्रिंट विदाउट फीट के आपके क्या है 9 चैप्टर्स फिर से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। टोटल हो गया 28। एक एक चैप्टर को मैं दो तरीके से आपको सॉल्व कराने वाली हूँ इसी चैनल पर। कैसे करेंगे वो एक बार आप समझ लो। सबसे पहले तो इनकी एक्सप्लेनेशन रहेगी बच्चों लाइन बाय लाइन। अगर आप स्कूल भी नहीं जाते हैं दैट इज टोटली ओके, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्कूल में जिस तरीके से आप पढ़ते होंगे, अपनी टीचर पढ़ाती होगी, वहां ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। यहाँ एक ही दिन में वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन में आप लोगों को वन शॉट वीडियोस में कराने वाली हूँ। सेकेंडली इनकी समरीज, एक समरी रहेगी जो आप जब मन चाहे उसको देखिए, सुनिए, 10 मिनट में पूरा चैप्टर कवर, राइट। तो ये आपका एक मॉडल रहेगा जो मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगी। तो फर्स्ट फ्लाइट के 9 चैप्टर्स नाम पढ़ लीजिए। इसमें एक दो चैप्टर्स आपके बहुत पहले आया करते थे, 100 ड्रेसेस वगैरह, वो नहीं है। इसमें एक वॉल्ट व्हिटमैन की पोम थी एनिमल, वो भी अब नहीं है, राइट। इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा हाँ, इसमें भी एक हैक ड्राइवर नाम से चैप्टर हुआ करता था, वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका न्यू पैटर्न बेस्ड नया सिलेबस है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं एग्जैक्टली हाउ टू क्रैक दिस लिटरेचर सिलेबस। कैसे क्रैक करोगे, क्या सोचा है, कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है कि नहीं बनाई है। हर चैप्टर को पढ़ना, ठीक है, एक स्टेप है, मतलब कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको चैप्टर की स्टोरी डेफिनेटली पता होनी चाहिए। अगर मैं अ लेटर टू गॉड की बात करूं, जो मेरा पहला चैप्टर है, मुझे पता होना चाहिए कि लेक्चर कौन है। वो फार्मर है, उसके घर में बारिश की कमी थी, फील्ड्स के लिए बारिश आती है पर बहुत ज्यादा आ जाती है, हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं, सब कुछ डिवास्टेटेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है उसकी सारी फसलें। बाद में वो लेटर लिखता है गॉड को, लेकिन जो पोस्टमैन है वो आकर उसकी पोस्ट मास्टर की हेल्प करता है, उसको पैसे देता है। लास्ट में फिर भी वो सब लोगों को बंच ऑफ क्रूक्स बोल के एड्रेस करता है, राइट। ये थी ना स्टोरी। तो ऐसा जस्ट मुझे हर स्टोरी का पता होना चाहिए। फिर आपकी बारी आती है आरटीसी फ्रॉम ईच चैप्टर। हर चैप्टर से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको करने हैं बेटा। क्या होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट? आपने कभी ध्यान दिया होगा, आपके जो टीचर है ना इंग्लिश की, बोलती है बेटा लाइंस के बीच में से क्वेश्चंस दूंगी, बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस दूंगी, पढ़ के जाना, उसी को बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको एक पैराग्राफ दिखा दिया जाएगा, ठीक है, उस पैराग्राफ में से अब आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं, उसको हम लोग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। पहले ये जो आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है ना, ये बहुत इजी हुआ करता था। कैसा हुआ करता था? बहुत इजी हुआ करता था। अब ये थोड़ा सा टफ हो गया है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत खतरनाक आते हैं। डोंट वरी, ये सारी चीजें जब मैं चैनल पे आप लोगों को पढ़ा रही हुआ करूंगी चैप्टर्स, तभी की तभी सॉल्व कराऊंगी। जस्ट हैव फेथ इन मी, राइट। नेक्स्ट हो गया आपका कीवर्ड्स लर्न करना। क्या होते हैं कीवर्ड्स? निधि मैम जानी जाती है कीवर्ड्स के नाम से कि मैम कीवर्ड्स ऐसे दे देती है, उनसे उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो जाते हैं। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स है वो मुझे बताएंगे कि क्या ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए काम की कि नहीं की, राइट। तो न्यू स्टूडेंट्स जो इस बार की 10 बोर्ड को क्रैक करने वाले हैं, उनको भी मैं ऐसे ही कुछ बढ़िया बढ़िया कीवर्ड्स दूंगी जो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में हेल्प करते हैं। चैप्टर पढ़ने में नहीं, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में। और यही तो हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम है। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है हमारा सर घूमने लगता है कि इसको लिखो कैसे, मैम बताएंगी, डोंट वरी। समरी हर चैप्टर की आपको पता होना चाहिए। ये वो समरी नहीं है जो किसी वेबसाइट पे मिलेगी, ये आपको खुद बनानी है। ओके हर वेबसाइट पे समरी आपको मिलेगी, मुझे पता है, लेकिन नहीं, हमें वो समरी नहीं चाहिए, अपनी लैंग्वेज में खुद लिखनी है। क्योंकि जब आप कोई भी समरी अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं ना बच्चों, तो समझो आपका आधा काम तो वही हो जाता है। कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, हर बात क्लासेस में आपको मैं समझाऊंगी एक एक करके। कैरेक्टर स्केच आपको पता होना चाहिए, जैसे लेक्चर का हो गया, पोस्ट मास्टर का हो गया, दो इंपॉर्टेंट है। भोली का चैप्टर पढ़ा तो भोली का हो गया, उसके पापा का हो गया, है ना, विशंबर नाथ का हो गया। तो जो भी चैप्टर्स आप लोग पढ़ रहे हैं उसके कैरेक्टर स्केच आपको पता होने चाहिए। पोम है अगर, तो वहां जैसे चैप्टर की समरी होगी, पोम का एक सेंट्रल आइडिया होता है। सेंट्रल आइडिया बोले तो भाई क्या सेंट्रल अट्रैक्शन है पोम का, क्या आइडिया देना चाहती है पोम, थीम क्या है मेनली उस पोम की, क्या बताना चाहती है वो पोम, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तरह से समरी प्रोज के लिए समरी, पोम के लिए
काफी हद तक आप उसको सेंट्रल आइडिया बोल सकते हैं। पोएटिक डिवाइसेस आपको पता होनी चाहिए हर पोम के अंदर कौन कौन सी है। बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से आपको ये सारा सब कुछ मैं कराने वाली हूँ और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ अपनी क्लासेस स्टार्ट करने के लिए आपके साथ में। आप भी हैं तो एक बार कमेंट में मुझे बताना जरूर, यस मैम वी आर रेडी, निधि मैम की आर्मी रेडी है इस बार के 10th एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर का जो सेक्शन है आप लोगों को शायद पता होना चाहिए कि ये 40 मार्क्स का है बेटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सक्सेस मंत्र मुझे आपको देना था मैं यहाँ आपको दिखा चुकी हूँ। अब आपका काम है मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लेंगे, लेकिन बाद में जंप करेंगे। ठीक है, एग्जाम टाइम पे जंप करेंगे। तो ये आपका काम है मेरे साथ साथ इस सारे सिलेबस को कवर करना। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रामर सेक्शन, 10 मार्क्स का है बेटा। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। क्या क्या है? टेंसेस पढ़ेंगे, मॉडल्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, डेटरमिनर्स हो जाएगा, डोंट वरी। रिपोर्टेड स्पीच की इतनी एक्सरसाइजेस कराऊंगी ना मैं तुम लोगों को कि तुम लोग खुद सोचोगे कि मैम एग्जाम अब क्या ही बचा आने के लिए, एग्जाम में तो ये सब आएगा ही आएगा। डोंट वरी, इस चीज को बिल्कुल टेंशन मत लेना, हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच तो और भी अच्छे से कराऊंगी। चलो अब देखो, मैंने आपको पहले बोला था 5 टॉपिक्स है, मैंने 6 लिख दिए। क्यों लिखे? क्योंकि एरर डिटेक्शन एंड गैप फिलिंग, ये दो चीजें, एरर डिटेक्शन एंड गैप फिलिंग, ये दोनों जो आपके टॉपिक्स है ना, इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि टेंसेस आपको गैप फिलिंग में पूछ लिया जाएगा, मॉडल्स आपको किसी एरर डिटेक्शन में पूछ लिया जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर से कोई गैप फिलिंग में पूछ लिया जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच आपको नॉर्मली गैप फिलिंग या एरर एडिटिंग दोनों में ही पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन पैटर्न है और ये आपके टॉपिक्स हो गए। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? 10 मार्क्स का ग्रामर आपका हो गया। अब आई आपकी राइटिंग की बारी। मैंने आपको बोला था दो चीजें आएंगी, लेटर आएगा और पैराग्राफ आएगा एनालिटिकल लिखने को। देख लो कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेटर टू एडिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। दूसरा जो लेटर है जो आपको क्या बोलते हैं उसको चॉइस में आता है, वो हो गया आपका कंप्लेन के लिए, इंक्वायरी के लिए, ऑर्डर के लिए। इसके अलावा रिकमेंडेशन के लेटर, इसके लेटर, उसके लेटर और भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते। सीबीएसई हर बार ना थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जा रहा है सिलेबस, लेकिन ये वाला तो आप करके जाओ, तो चॉइस की जरूरत ही नहीं, इसी को सॉल्व कराना। एनालिटिकल पैराग्राफ में कुछ कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर सॉर्ट आया था सैंपल पेपर में। कितने बच्चों ने देखा था? बताना, नहीं देखा तो जाके देखना। स्वॉट होता है आपका एक पैराग्राफ जिसमें आपको किसी की स्ट्रेंथ दे दी जाती है, वीकनेस दे दी जाती है ना, ऑब्जेक्टिव बता दिए जाते हैं, थ्रेट बता दिए जाते हैं, और फिर आपसे कहा जाता है बताओ भाई आपका क्या कंक्लूजन है, इस साइड हो या इस साइड हो, फेवर में हो या अगेंस्ट हो। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीके से आपको क्या है आइडियाज यहाँ पे देने होते हैं अपने राइटिंग में। तो एनालिटिकल पैराग्राफ आपका पाई चार्ट पे हो सकता है, बार ग्राफ पे हो सकता है, लाइन ग्राफ पे हो सकता है, या शॉर्ट में हो सकता है, वर्ड्स में हो सकता है। ये मैं कराई हूँ, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाए तो ढूंढ लेना, नहीं भी मिलेंगे तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग फिर से ये सारा सब कुछ सिलेबस कवर करने वाले हैं इस प्रेजेंट चैनल पर। ठीक है जी, चलो रीडिंग सेक्शन की अगर बात करें तो फिर से 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दो बड़े बड़े पैसेजेस आएंगे, एक होता है आपका डिस्कर्सिव, एक होता है आपका केस बेस्ड पैसेज। क्या होता है इनमें डिफरेंस? डिस्कर्सिव पैराग्राफ आपके किसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए होता है एक तरीके से। ठीक है, मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया। अब आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, आप उनके आंसर्स करिए। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नाम ही बढ़िया है, रीड करना किसी चीज को, रीड करना और फिर उस चीज को क्या करना, कॉम्प्रिहेंड करना। क्या करना? कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना, अच्छे से समझना, और समझने के बाद अगर आपसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जाए तो आप उसका आंसर दे पाए, यही होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। केस बेस्ड वाले में क्या होगा भाई? केस बेस्ड वाले में आपको कुछ डेटा दिया जा सकता है। डेटा बोले तो आंकड़े, है ना, टेबल में, चार्ट में, इसमें उसमें कुछ भी दिया जा सकता है। बोलेंगे पहले पैराग्राफ पढ़ लो, फिर डेटा समझ लो, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, अब आप उनके आंसर दो। अच्छा है, लेवल बहुत अच्छा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। मैं खुश हूं कि आपको सीबीएसई अच्छे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देता है। पूछो क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दीजिए एंट्रेंस का, ठीक है, जहां इंग्लिश है वहां इंग्लिश के नाम पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर होगा, और आपका लेवल ना इसका बढ़ता ही जाता है। तो 10th में बढ़ा हुआ है तो सोचो आगे भी आपको हेल्प करने वाला है, 11th में, 12th में, यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स में, जो भी देना है। जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीबीएसई दे रहा है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कॉम्प्रिहेंशन में आपको बता ही चुकी हूँ। सीबीएसई चाहता है कि आपको कॉम्प्रिहेंड करना आ जाए चीजों को। कोई नॉर्मली आपसे बात भी कर रहा हो ना, आप समझ जाओ कि सामने वाले का
जिस्ट क्या है बातों का। सीबीएसई चाहता है कि आप इंटरप्रेट करने लग जाए, मतलब निकालने लग जाए चीजों का, एनालाइज करना आपको आ जाए। एनालाइज बोलिए तो यहाँ की बात वहां की बात दोनों में कंपेयर करके बताओ क्या फिट बैठ रहा है, एनालाइज करने की पावर आपके अंदर आ जाए। इन्फ्रेंस आपको आ जाए, जैसे कि किसी बात को कंक्लूड करना या उससे कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, ये आपको करना आ जाए। इवेल्युएट करना आ जाए, जैसे हम आपकी कॉपीज चेक करते हैं, आपको भी समझ आ जाए किसी भी सिचुएशन को देखते ही कैसे इसको इवेल्युएट मैं कर सकता हूँ। वोकेबुलरी तो भाई बढ़िया करनी है ही, क्योंकि ये है लैंग्वेज, लैंग्वेज है इंग्लिश की, हमारी मदर टंग है नहीं, पर हमको इसको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये क्या था आपका, ये था आपका पूरा सिलेबस जो मैं आपको बता रही हूँ एक एक करके, हाउ टू क्रैक इट। आपने देखा होगा मैंने यहाँ क्रैक लिखा है, क्योंकि मुझे आपको ये पूरा सिलेबस क्रैक कराना है। इन नटशेल मैं आपको अभी क्या बताई थी जरा बताओ तो, कि आपके जो टोटल स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था 100 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स रिटन है, पर ये जो 20 मार्क्स है ये आपके टीचर के पास होंगे। सबसे बड़ी बात, 5 नंबर आपको आपकी कॉपी के ऊपर मिलते हैं जो आपकी टीचर आपको बनाने को बोलती है। अगर आप इन 5 मार्क्स को चाहते हैं तो हमेशा जिस डेट पे टीचर बोले कि बच्चों कॉपी कल दे देना, क्योंकि मैं सबका करेक्शन करने वाली हूँ, दे देना, क्योंकि टीचर बहुत अच्छे से नजर रखती है कौन बच्चा मेरी बात को सीरियसली ले रहा है ना। तो 5 मार्क्स कॉपी के आपके होने चाहिए। बिहेवियरल 5 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट्स में होते हैं, जो आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग की एक्टिविटीज क्लास में होने वाली है, उससे बेस पे होंगे। तो टोटल 20 मार्क्स ये आपके टीचर के हाथों में है बेटा, है ना। अच्छा हाँ, इसमें से आई थिंक आपके जो क्या बोलते हैं उनको, इंटरनल असेसमेंट्स जो होते हैं, पहले तो उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट्स बोलते थे, जो आपके PT1 PT2 होते हैं, तो उसके भी जो मार्क्स है वो आपको यही इन्हीं 10 मार्क्स में मिलने वाले होते हैं, राइट। तो उनमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि एवरेज जब निकाला जाता है, राइट, तो वो आपको इन 10 मार्क्स में मिलना होता है। तो 10 मार्क्स हो गए टीचर के हाथ में आपके बिहेवियरल कॉपी करेक्शन के ऊपर, और 10 मार्क्स हो गए आपके किसके, इंटरनल जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, PT होंगे 1 2 3 4, उसके बेस पर हो गए, राइट। तो कुल मिला के ये पूरा सिलेबस मैं आपको समझा चुकी हूँ, किस तरीके से फोड़ना है वो भी बता चुकी हूँ। आने वाले वीडियो में एक रोड मैप दूंगी आपको, ताकि आप चाहें तो खुद से भी कर लें, या फिर मेरे साथ मेरी क्लासेस में मेरे साथ में ये सारा सिलेबस अपना कवर करें। एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे हर चैप्टर के एंड में आपको बताया करूंगी, राइट। एक चैप्टर पढ़ लिया, उसमें से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, देखो बेटा ऐसा आएगा, इस तरीके के एग्जाम के क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। सिलेबस निधि मैम के साथ में इंग्लिश का आपको कंप्लीट करना ही है, और इसी से आपका जो सक्सेस है वो डिफाइन होगा, राइट। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स। मैं मिलूंगी आपको लाइव क्लासेस में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहना। गुड लक एंड बाय।